गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः इस वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले का जो आपको वीडियो दिया गया था उसमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया गया था। आज का टॉपिक ये है स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है मुख्यतः 10 कितने भागों में 10 स्टेप्स में या भागों में क्या होता है, संपूर्ण होता है। 10 स्टेप्स होता है, 10 स्टेप्स होता है। स्टेप्स होता है तो वही स्टेप्स आपको यहाँ पे क्या है पढ़ना है। सर्वप्रथम इसमें देखना है कि कैसे कहाँ पे क्या टूटता है और किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़ते हुए पायरुविक एसिड में बदलने का काम करता है। देखिए यह मुख्य रूप से देखा जाए तो दो चरण में ही कंप्लीट हो जाता है। एक होता है फास्फोलिकरण की क्रिया होती है और दूसरा होता है क्लेवेज ऑफ शुगर के नाम से जाना जाता है। यानी इसको बोलते हैं हेक्सोज शर्करा का विदलन, इसको बोलते हैं हेक्सोज 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 शर्करा का विलयन, शर्करा का विदलन। हेक्सोज शर्करा का विदलन, विदलन मीन्स होता है टूटना फिर उसके बाद जुड़ना, एक ऐसी प्रक्रिया होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस आप जानते हैं ये क्या क्या है, सामान्य शोषण पथ की क्रिया होती है। इसमें इसे 3 जर्मन वैज्ञानिक ने क्या किया था, ढूंढा था। एम्बेडन मेयर ऑफ एंड द पार्नास ने इसे ढूंढा था। ये 6 कार्बन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन ग्लूकोज होगा। ये कितना होगा, 6 कार्बन ग्लूकोज होगा। ये आगे फर्दर जब क्रिया करने लगता है तो इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टेप फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया होगा, यानी 1 2 3 दिया होगा। ये सारे एक साथ मिलकर के 1 2 3 मुख्य रूप से 3 ये क्या है, फास्फोलिकरण के पहले भाग होते हैं। पहला भाग इनका कौन सा होता है, फास्फोलिकरण। अब इसमें हम धीरे धीरे विस्तृत रूप से पूरा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे जो ये चार्ट बनाया गया है, असल में ये 2 पार्ट्स में करके बनाए हैं ताकि आपको और भी छोटे छोटे, मतलब ये बड़े बड़े लिखते तो शायद ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं बच पाती, इस नाते इसको हम छोटे में करके लिखे हैं। तो आप इसको जब वीडियो को जूम करके देखेंगे तो हमने क्या लिखा है वो सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी। तो सबसे पहले आज जब हम शुरुआत करते हैं, पहली क्रिया जो है मुख्य रूप से जो पहला चरण है उसको हम कहते हैं फास्फोलिकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या, प्रथम फास्फोलिकरण, जैसे ये बोलते हैं प्रथम फास्फोलिकरण क्या होता है, इसमें ग्लूकोज के और जो है दो बार फास्फोलिकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे पहला लेंगे तो पहला यहाँ पे हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज जो होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की क्रिया विधि द्वारा क्या होता है, यह टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी फास्फोलिकरण की क्रिया सबसे पहले यहाँ पे हो गई। यहाँ पे फर्स्ट आप 1 यहाँ पे क्रिया हो गई। यहाँ पे जब ये दूसरा होगा तब यहाँ पे जब ये क्रिया होती है तो हेक्सोकाइनेज जब आकर के एंजाइमेटिक क्रियाएं करने में उसको मजबूर करता है या हो जाती है तो यहाँ पे एटीपी जो है एडीपी में बदल जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या हो जाता है, बदल जाता है। और देखिएगा जहाँ जहाँ आपको एटीपी मिलेगा वहाँ पे मैग्नीशियम 2+ आपको मिलेगा, मैग्नीशियम 2+ आपको मिलेगा। यानी या तो वो कंज्यूम हो या वो रिलीज हो, हर जगह क्या होता है मैग्नीशियम 2 आयन आपको क्या है वहाँ पे मिलते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का 1 ही मोल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 मोल है। ये कितना है, 1 मोल है, ठीक है 1 मोल है। हेक्सोकाइनेज के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है तो ये भी कितने मोल, यहाँ पे केवल ये भी 1 ही मोल का
निर्माण करता है, एक ही मोल का क्या करता है, निर्माण करता है। फिर परंतु ये फर्स्ट आपका ग्लाइकोलाइसिस सॉरी फर्स्ट फास्फोराइलेशन की क्रिया होगी। सेकेंड जो होता है फास्फो हेक्सो आइसोमरेज हो जाता है। यहाँ पे फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। ये जब काम करता है तो यहाँ पे इस साइड में कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन फ्रक्टोज, यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी ग्लूकोज जो होता है पुनः फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, अभी देखिए ये क्रम आपका 6 कार्बन वाला ही चल रहा है, 6 फॉस्फेट में वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। 6 फॉस्फेट में क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद ये सेकेंड फास्फोराइलेशन की क्रिया के अंतर्गत आता है। परंतु जब ये आगे यहाँ मतलब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब आगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तित होता है, तो ये जो आपको हमने 2 लिखा, ये भी ये दूसरा स्टेप इसका, ये दूसरे स्टेप में ही जब होगा तभी फास्फोलेट की क्रिया के माध्यम से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। इसके आगे जब हम जाते हैं तो ये सारे अब तक तो क्या है, ये एक एक है। यहाँ पे डाई हो गया, ध्यान रखिएगा, डाई हो गया। तो अभी भी ये नहीं कह रहा है कि ये 1 मोल है कि 2 मोल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता रहा। ये कह रहा है अभी भी हम इसको ये कह सकते हैं कि इनकी भी संख्या क्या है, 1 ही मोल है, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 है यानी डाइफॉस्फेट है। यहाँ पे फ्रक्टोज डबल हो जा रहा है, न कि यहाँ पे उसका 2 मोल हो रहा है। ठीक, यहाँ पे डबल हो रहा है। इस कंडीशन को बड़े ध्यान से आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसके बाद जब आता है फ्रक्टोज जो होता है वो एल्डोल क्रिया को करने में बड़ा माहिर होता है। ठीक है, एल्डोल क्रिया, एल्डोल सिग्नल, जब आप एल्डोल कंडक्शन आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, तो वही क्रिया यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे जब अप्लाई होती है तो सबसे पहले क्या होता है, एल्डोल सिग्नल के द्वारा तो ये चेंज हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, जब एल्डोल सिग्नल की क्रिया हो रही है या एल्डोज यहाँ पे एंजाइम काम कर रहे हैं, ये एंजाइमेटिक है, ये एंजाइम जो काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाती है, अब यहीं से आपका क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। तो एल्डोज जो एंजाइमेटिक, ये सारे एक एंजाइमेटिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो हम ऐसे आपको मतलब बोलते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखते हैं। एल्डोज जब यहाँ पे आ जाएगा तब क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा। और सेकेंड वाले में मतलब यहाँ से यह परिवर्तित हो सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और उसके बाद देखिए यहाँ लिखा होगा पाथ आर कॉल्ड ट्राइयोज फॉस्फेट, यानी यह भी और यह भी दोनों को हम ट्राइयोज फॉस्फेट के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वह ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमर की उपस्थिति में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे जब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट था तो वह एक तरह से कहा जाए 1 ही मोल में था, लेकिन जब वह 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हुआ तो उसकी संख्या कितनी हो गई, 2 मोल हो गई। कितनी हो गई, 2 मोल है। यानी क्लीवेज क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट होने लगा है, यानी हेक्सोस शर्करा का विदलन स्टार्ट हो गया, यानी ये फैलाव स्टार्टिंग का हो गया है। अब देखिए दूसरा अगला स्टेप जब आता है तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, H3PO4 के 2 मोल क्या करते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ क्रिया करते हैं या इसकी उपस्थिति में उनके साथ ये क्रिया करते हैं। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी 2 मोल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा कुछ। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है, ये इनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 मोल होती है। इसके बाद क्या आता है, अब देखिए आगे। अच्छा एक चीज देखिए, इसमें हमने ऐसे
दर्शाया, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल, मतलब ये इसमें परिवर्तित हो सकते हैं और वे इसमें परिवर्तित हो सकते हैं, एक दूसरे के एक्सचेंज ऑफर में चल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जिनमें केवल सिंगल है वे कभी एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं, वे एक बार अगर परिवर्तित हो गए तो दोबारा उस रूप में नहीं आ सकते हैं। परंतु जिनमें इस तरह का सिंबल्स लगा हुआ है वे हमेशा क्या आते हैं, एक दूसरे के एक्सचेंज में रह सकते हैं, यानी एक्सचेंज टू ईच अदर। उसके बाद जब देखिए यहाँ पे आपका H3PO4 के 2 मोल से 3 फास्फोगैल्सियलाइड क्रिया करता है तो 1,3 डाइफास्फोगैल्सिलाइड का निर्माण होता है। अब फर्दर आगे जब ये क्रिया करते हैं तक तो वहाँ पे कौन होता है, फर्दर जब ये आगे क्रिया करते हैं तो यहाँ होता है डाइफास्फोगैल्सियलाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइमेटिक हाइड्रोजनेज होते हैं। इनकी उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तो हमें मिलता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। अब ध्यान रखिए डिजनरेशन ऑफ पायरुविक एसिड, अब यहाँ से एसिड्स का निर्माण हुआ। अब तक एल्डिहाइड था, इसके पहले क्या था, पहले शुरुआत में ग्लूकोज था, फिर फास्फेट आए, फिर फॉस्फेट आए, इसके बाद से एल्डिहाइड आ गए, फिर एल्डिहाइड आ गए, उसके बाद डाइफास्फोग्लिसराइड डिहाइड्रोजनेज जब इसका उपयोग किया गया तो ये जो एल्डिहाइड था वो सीधे एसिड में कन्वर्ट होने लगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स लिखे डिजनरेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये क्रिया लगभग शुरुआती दौर से स्टार्ट होने लगा। अब ध्यान से जरा देखिएगा कि यहाँ पे जो होता है डिफास्फोग्लिसराइड डिहाइड्रोजनेज जो होता है, इसमें जो फर्दर जो क्रियाएं बनती हैं ये आगे कहाँ पे भी जा सकती हैं। ये क्रियाएं जो इस साइड में आएंगे तो ईटीएस को चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस को भी ये चले जाते हैं। यहाँ से ये क्रिया फर्दर आगे जो है इसमें जो आएंगे वो ईटीएस में चले जाते हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं ये कि यहाँ से अब सोचिए कि ये आपका क्या है, आपका ग्लाइकोलाइसिस है। ये क्रिया फर्दर जा रही है, लेकिन अब देखें तो अगर टोटल काउंट करेंगे तो आपको 11 स्टेप मिलेगा, लेकिन होता कितने 10 स्टेप्स में। तो मैं ऐसे काउंट करके बताता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। छठवें स्टेप में जैसे आता है या 5वें स्टेप में जैसे आता है तो लेफ्ट साइड में ईटीएस स्टार्ट हो जाता है और फर्दर ये आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे भी 2 मोल का क्या है निर्माण मिलता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। ईटीएस को छोड़ दी, ईटीएस आपको आगे बताया जाएगा। इसका मतलब डिजनरेशन ऑफ पायरुविक एसिड मतलब स्टार्ट होने की क्रिया होना स्टार्ट हो गया है। पायरुविक अम्ल का विघटन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरुविक अम्ल का विघटन। विघटन स्टार्ट हो जाता है एक तरह। अब देखिए यही जो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, अब ने इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा नीचे अब जान भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है नहीं, इतनी बड़ी ये प्रक्रिया है कि हम बड़े आसानी से इसे समझ तो रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जटिलता से धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर प्रतिदिन पर टाइम मतलब एवरी टाइम्स में ये लगातार हमारे बॉडी के अंदर मतलब जो सजीव हैं उनके अंदर, खास करके ये पौधे के अंदर होते रहते हैं। ये पौधे का श्वसन स्टेप्स होता है, इसमें होते रहते हैं। आप सोचिए कि ये पौधे इतना सारा काम करके हमारे लिए भोजन का निर्माण करते हैं और हम क्या हैं उन्हें बड़े आसानी से काट डालते हैं। तो यहाँ पे जब आता है 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, आगे फर्दर जब क्रिया करेगा तो यहाँ जो यहाँ पहले स्टेप में एटीपी क्या हुआ था, यहाँ पे कंज्यूम हुआ था, तो यहाँ पे कंज्यूम हुआ था तो एडीपी निर्माण हुआ था। फिर तीसरे स्टेप में जब वो फास्फेट से फ्रक्टोज 1 से डाइफास्फेट में होता है तो यहाँ पे भी एटीपी एडीपी में कन्वर्ट, मतलब यहाँ पे इन दोनों स्टेप में ऊर्जा क्या दी जा रही है
अब यहाँ जो है जब क्या नाम है कि आपका ग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वह परिवर्तन आगे जब आगे बढ़ रहा है फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज की उपस्थिति में, तब क्या होगा कि यहाँ पे हमें मिल जा रहा है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और साथ में हमें ये मिल रहा है कि जो एटीपी हम क्या किए थे, गंवा दिए थे, वे एटीपी हमें अब धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्ट हो गया है 2 एडीपी से 2 एटीपी का निर्माण हो जा रहा है। परंतु यहीं से आपका जहाँ से एल्डोज यानी 2 मोल सब मिल रहा है, ये भी इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 2 मोल से, मतलब 2 अणु इनके भी प्राप्त होंगे। फिर आगे ये किसकी उपस्थिति में, ये तो पहले फास्फोग्लिसरिक एसिड की उपस्थिति में थे, फिर ये ग्लिसरो म्यूटेज की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो 2 मोल पाते हैं 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड्स के। आप ध्यान से देखिए 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ पे 2 अणु जल के क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, बाहर आ जाते हैं। फिर एनोलोज क्रिया होती है तो यहाँ पे फिर 2 मोल हमें 2 फास्फोनोल पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। आगे ये फर्दर क्रिया करते हैं तो यहाँ पुनः 2 एडीपी जो होता है 2 एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे कौन उपस्थिति होता है, फास्फोपाइरुवेट ट्रांसफास्फोरिलेज और पायरुविक एसिड काइनेज की उपस्थिति में हमें 2 मोल पायरुविक एसिड प्राप्त होता है, जिनमें कार्बन संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यानी एक में कार्बन संख्या कितनी होगी, 3 होती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो चार्ट हमने बनाया है इसमें फर्दर आगे हमें क्या प्राप्त होता रहता है, सारे के सारे एक एक स्टेप में हमें प्राप्त होते रहते हैं। साथ में देखिए क्या है, लास्ट में हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। इसके पहले हमने आपको क्या है ग्लाइकोलिसिस के संपूर्ण समरी के बारे में बताया था, फिर भी आज हम आपको बता रहे हैं ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से पायरुविक एसिड के प्रत्येक अणु से क्या होता है, पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। यानी यह 1 मोल है, इनसे 2 मोल आपको क्या है पायरुविक एसिड प्राप्त होता है। इसके बाद इस क्रिया में एटीपी के 4 अणु बनते हैं। जैसे क्या एटीपी के 2 यहाँ बने, ये 2 यहाँ बने, 2 यहाँ बने, परंतु 2 शुद्ध लाभ हमें मिलता है। यहाँ पे +2 एटीपी हमें 2 एटीपी ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 एटीपी यहाँ पे और 1 एटीपी कहाँ है, यहाँ पे हमने समाप्त कर लीजिए। इस नाते अब देखिए ये तीसरा हो गया, ये क्या होगा, चौथा हो जाएगा, ये आपका 5वां हो जाएगा, ये आपका 6वां हो जाएगा, यहाँ ये 7वां ही है, इसको हम 7वां ही कहेंगे, 7वां स्टेप, ये 8वां स्टेप, ये क्या है 9वां, और ये क्या है 10वां। लास्ट में हमको पायरुविक एसिड प्राप्ति हो जा रहा है। 10 स्टेप में आपकी क्रियाएं हो गई। साथ में देखिए इसके बाद क्या है 4 एटीपी टोटल हमें कितने 4 एटीपी का फायदा होता है, परंतु हम 2 एटीपी ऑलरेडी यहाँ पे क्या करते हैं कंज्यूम कर देते हैं। इस नाते हमें लास्ट में सिर्फ 2 एटीपी ही प्राप्त होती है। इसके बाद इस क्रिया में NAD +2H के 2 अणु बनते हैं, के 2 अणु बनते हैं। कहाँ बनते हैं, एक यहाँ है और दूसरा कहाँ होगा, सॉरी यहाँ पे 2 ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे 2 अणु NADH2 के क्या है बनते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो बनते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन श्रृंखला से गुजरने पर प्रत्येक NAD +2H और ATP के 3 अणु बनाते हैं।
यानी यहीं से जब ये आगे जाएंगे, यानी ये जो क्रिया आपको बताए हैं 2 ETS यानी 2NAD जो होते हैं, जब ये आगे ETS में जाएंगे तो क्या होगा, ETS में जब ये जाएंगे तो 2NAD 2H से हमें प्रत्येक से क्या होगा, 3 ATP का लाभ होगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा हमें क्या, 2 × 3 यानी टोटल 6 ATP का लाभ हमें इनसे 1-2 अणु से हमें 6 ATP का लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कब होता है, जब ETS इसके साथ जुड़ा रहता है तब। इसके बाद अगला क्या होता है, और एक तरह से 6 ये हो गया प्लस 2 टोटल 8 हो जाएंगे। 6 ETS से 6 ATP कहाँ से, ETS से, यानी टोटल हमें कितना, टोटल हमें 8 ATP का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, परंतु यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो क्रिया हो रही है ये किसकी उपस्थिति में है, O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ही क्रिया हो रही है, जिससे हमें 6 ATP का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए, हो रहा है इस क्रिया में ग्लूकोज में संचित ऊर्जा ATP जो है एवं NAD के अणु में संचित हो जाती है। ग्लूकोज में संचित ऊर्जा जो रहती है वो किस रूप में होती है, ATP और NAD में क्या होता है, संचित रहता है। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब पहले भी आपको बता दें, नो प्रेजेंस ऑफ द O2 नहीं होती है, और इस तरह से, और इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं प्राप्त होता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण जो क्रिया यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया है ये है कि ना तो इसमें ऑक्सीजन हमें उपयोग करना है, ना ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना है। इस प्रकार से जिन किसी को अगर किसी स्टेप्स के बारे में समझ में नहीं आएगा वे कमेंट्स में लिख करके हमें पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है। साथ में अगर ये और भी ज़्यादा विस्तृत करने की कोशिश हम करेंगे कि यह और ज़्यादा ब्रीफ किया जा सके, तो अगला स्टेप जो आपका आएगा वो पायरुविक एसिड से क्रेब्स चक्र में जाने की क्रिया है, तो वो आपको इसके साथ हम जोड़ करके बता देंगे। इस तरह से जो आज का जो क्लास है वह हम क्या नाम है कि आज ख़त्म समय समाप्त कर रहे हैं। इस तरह से आप जान लीजिए कि एक ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में हमें शुद्ध रूप से 8 ATP का लाभ होता है, परंतु एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक केवल हमें 4 ATP प्राप्त होते हैं, जिनमें से हम 2 ATP पहले और तीसरे चौथे के बीच में 2 ATP कंज्यूम कर देते हैं। इस नाते हमें शुद्ध रूप से 2 ही ATP हमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया से हमें प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही हम छठे और सातवें के बीच में आते हैं तो जो NAD होता है वह 2NAD में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। NAD जो है वह जब 2NAD प्लस 2H में क्या होता है, 0.2H में परिवर्तित होता है, तो जब वह O2 की उपस्थिति में ETS को जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जाता है, तब हमें यहाँ पे क्या होता है 6 ATP का लाभ हो जाता है। तो दोनों 6 और 2 मिलकर के 8 ATP का लाभ हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है हम आगे जो है आपको आगे जो है क्रेब्स चक्र के बारे में बताएंगे। तो क्रेब्स चक्र के बताने से पहले क्या होता है हम आपको बताएंगे। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, इसमें क्या होता है, ये मुख्यतः 3 चरणों में पूर्ण होता है। वो होता है बी कार्बोक्सिलीकरण,
निर्जलीकरण यानी स्टील कोएंजाइम्स का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, क्रेब्स चक्र आएगा। उसके बाद का इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का के बारे में बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, व्यू को बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में हमें यह सजेस्ट करिए कि और भी अच्छे तरह से हम इसको बता सकें और अच्छे अच्छे वीडियो को बना सकें। थैंक यू।